नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। तो दोस्तों, आपने अभी तक ये तो सुन लिया होगा कि भाई श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है और श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल मतलब ख़त्म सी हो चुकी है। अब उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आईएमएफ के द्वारा जो बेल आउट पैकेज जारी किया जाएगा उसी में वो देश सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और डिफ़ॉल्टर मतलब एक तरीके से डिफ़ॉल्टर और बोला जाता है ना बैंकक्रप्ट देश घोषित किया जा सकता है उसको, जिसे दिवालिया देश कहा जाता है, जिसके पास मतलब जितने भी लोन्स वगैरह हैं वो अपना लौटा नहीं सकता है। इस टाइप का देश बन चुका है अभी श्रीलंका। तो दोस्तों, ये चीज़ें हुई क्या है, चलो जानते हैं इस वीडियो में। अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो लोग बागों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट हैं और जो प्रधानमंत्री वगैरह हैं उनके घर को जला दिया गया। और प्रधानमंत्री को घर जलाने से पहले ही जैसे वहाँ की जो पुलिस फोर्सेज हैं, आर्मी वगैरह है, उन्होंने वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जल्दी से निकाला और जैसे किसी नेवी के बेस पर जा करके वहाँ पर नेवी का जितना भी बेस कैंप है वहाँ पर ले जा करके सुरक्षित रखा हुआ है। और एक मिनिस्टर ने बताया जाता है कि भाई खुद से ही गोली मार ली, और कुछ मिनिस्टरों को भाई गाड़ियों में मारा जा रहा है, और किसी को वैसे डंडों से भी मारा गया है वो इसके द्वारा, गुस्साई भीड़ जितनी है उसके द्वारा। और एक मिनिस्टर को बताया जा रहा है कि कार के साथ ही नदी में धक्का मार दिया गया है। तो इस वजह से जो अभी ये भीड़ है, विद्रोह करने वाले जो लोग हैं वो आम नागरिक हैं, और वो नागरिक विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट संभाल नहीं पाई, और गवर्नमेंट्स ने मतलब देश को एक तरीके से बर्बाद कर दिया। और बर्बाद करने में भाई बोला जाता है कि एक परिवार का ही हाथ है। तो यहाँ पर आप देख पाओ किस तरीके से जैसे विरोध कर रहे हैं लोग बाग, किस तरीके से मतलब किस हद तक पहुँच चुके हैं कि भाई सरकारी बिल्डिंगों को और जो भी सरकारी लोग देख रहे हैं उनको ऊपर इनका गुस्सा जाहिर मतलब गुस्सा दिखा रहे हैं एक तरीके से। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई श्रीलंका में एक परिवार का राज चलता है, और परिवार का राज में सबसे पहले बोला जाता है जो सबसे बड़े हैं यहाँ पर, सबसे बड़े मतलब मेन जिनका काम है, आपको पता है कि श्रीलंका में भी प्रधानमंत्री ही चलता है मेन तरीके से। हाँ, जैसे राष्ट्रपति का भी होता है लेकिन मेन प्रधानमंत्री चलता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे मेन है इसका महिंद्रा राजपक्षे, जिन्होंने रिसेंटली क्या किया है वो दे दिया, रिजाइन दे चुके हैं। 9 मई को इन्होंने रिजाइन दे दिया, ठीक है। और ये पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, 2005 से 2015 तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 10 साल तक। और उसके बाद ये आए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और अब रेगुलरली प्राइम मिनिस्टर थे। और इसके बाद भाई इनके एक भाई ये रहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दूसरे भाई फाइनेंस मिनिस्टर, ये सभी राजपक्षे यहाँ पर देख पाओगे, सभी राजपक्षे नाम लिखा हुआ है। और इनके ही जो बड़े भाई हैं वो छोटे भाई बताया जाता है जो गोटाबाया राजपक्षे, ये प्रेसिडेंट है। तो आप देख सकते हो कि किस हद तक मतलब परिवार के द्वारा ही एक देश को चलाया जा रहा है। तो जहाँ पर परिवार के द्वारा एक देश को चलाया जाता है वहाँ पर करप्शन 100% होता है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक नमल नाम करके हो रहा है, इनके बेटे हैं किसके, महिंद्रा राजपक्षे, जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। उनके जो एक बेटे थे जिनका नाम है नमल और दूसरे का नाम है यशोथा। ये दोनों भी एक जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ ऑफ स्टाफ है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के चीफ ऑफ स्टाफ है, और दूसरे स्पोर्ट मिनिस्टर बना दिए गए हैं। तो एक परिवारवाद का जैसे देश चल रहा था, परिवारवाद की मतलब एक परिवार ही देश को चला रहा था। तो वहाँ पर करप्शन वगैरह हो रहे, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं थी, और कोई जैसे नेपोटिज्म वगैरह चलता है ना कि पैसों के दम पे इनको बनाया गया था। और ना इनके पास जैसे बोला जाता है कितना ज्ञान होता तो देश को चला ही सकते थे। मतलब इन्होंने अपने पूरे तरीके से काम नहीं लिया, लोन पर लोन लेते रहे, और जैसे भाई लोन से कुछ वो जैसे लोन तो लेते रहे लेकिन उस लोन को चुकाने के लिए जितना मतलब बेनिफिट जैसे इन्वेस्टमेंट किया होगा वैसा कुछ भी नहीं किया। लोन को चुकाने के लिए कोई भी वे नहीं इन्होंने बनाया। और अब रिसेंटली क्या हुआ है कि देखो, यहाँ पर मैं आपको एक लाइन दिखाना चाहूँगा। यहाँ श्रीलंका 122वें नंबर पर है, जिसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कोई डाटा, जैसे इंटरनेशनल जो फिल्म है उनके पास कोई डाटा नहीं है श्रीलंका के पास बचा भी है या नहीं। बोला जा रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है श्रीलंका के पास किसी भी प्रकार का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं बचा है। बताया जाता है सिर्फ और सिर्फ 50 मिलियन से 50 मिलियन। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि कितनी कम रकम है। हमारा जैसे बताया जाता है कि जैसे सोचो कि चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड चलता है ना वो लगभग 120 बिलियन के आसपास चल रहा है। अमेरिका का साथ भी इतना ही चलता है, 100 बिलियन के आसपास चलता है। और इतना तो हम जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट ही गया है अब की बार। जैसे हमारा जो ये है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इनका ही एक्सपोर्ट इतना तो हमने एक्सपोर्ट किया है, 50 बिलियन का एक्सपोर्ट। तो और हर साल हम जैसे इंडिया वाले 100 बिलियन का तो तेल मंगा लेते हैं, क्रूड ऑयल। तो आप सोच सकते हो कि श्रीलंका के पास सिर्फ और सिर्फ 50 मिलियन, बिलियन में भी कुछ नहीं थे, 50 मिलियन, तो इतना सिर्फ बचा हुआ था, इतना धन बचा हुआ था, और ये बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। इसके पास कुछ नहीं बता। यहाँ पर देख पाओगे कि श्रीलंका की जो पुलिस है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं,
उन्होंने उग्राई भीड़ को जैसे सॉल्यूशंस करने के लिए क्या निकाला है कि जो भी विरोध कर रहे हैं उन पर शूट डाउन कर दो, डायरेक्टली गोली मार दो, शूट का उन्होंने आदेश दे दिया है कि भाई पीस कायम रखनी चाहिए। दोस्तों हाँ, इस चीज़ से ये ध्यान में तो आता है कि जैसे हमारे जो बोला जाता है राष्ट्रपिता जी वो बोलते थे कि भाई अहिंसा के मार्ग पर चलो। यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो भीड़ है वो विरोध तो कर रही है लेकिन गवर्नमेंट की संपत्ति को ही नुकसान पहुँचा रही है। गवर्नमेंट मतलब अपने देश की ही संपत्ति को नुकसान पहुँचा रही है। लेकिन हाँ, ये कुछ हद तक जायज़ है लेकिन इतना जायज़ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की संपत्ति मतलब खुद की संपत्ति की, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इनको जिनके प्रति इनका विरोध है उनके सामने इनको विरोध दर्शाना चाहिए। और ये जिनका विरोध है मेनली जैसे पूरी जो जितने भी ये श्रीलंकाई लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजपक्सा फैमिली जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनके ऊपर भड़क रही है और उनको टारगेट बना रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे क्लियरली किस तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भाई मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये जो सेंट्रल बैंक है वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई है, वहाँ की भी कोई सेंट्रल बैंक होगी, उन्होंने बोल दिया है कि कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाएगा। 1-2 दिनों में आपको बिल्कुल सुनने में आ जाएगा कि श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। अब इसके पास जितने भी इन्होंने लोन ले रखे थे वो नहीं दे सकता है श्रीलंका। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने लोन कितने ले रखे हैं। दोस्तों बताया जाता है कि श्रीलंका पर लगभग 35 बिलियन का लोन है और इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $50 मिलियन भी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि 35 बिलियन का इनके पास लोन है और इस साल इन्हें चुकाना था 8.6 बिलियन का लोन, इस साल इन्हें चुकाना था। और बताया जाता है कि 35 बिलियन में से 10% तो सिर्फ और सिर्फ चाइना का है। तो आप देख सकते हो कि चाइना का डेट ट्रैप कैसे काम कर रहा है यहाँ पर। और दूसरी तरफ बताया जाता है कि फरवरी के समथिंग यहाँ के फरवरी और मार्च से, जैसे मार्च की शुरुआत में, फरवरी के एंडिंग में इनके पास इतना था 1.93 बिलियन था। लेकिन जैसे भाई ऑयल के प्राइस वगैरह बढ़े और सभी के जैसे प्राइस बढ़ने लगे, जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है भाई, तो इस वजह से सभी के मार्केट में बहुत उछाल आई हुई है और महंगाई बहुत हद तक बढ़ चुकी है। तो इस वजह से भी भाई जितना इनके पास था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और सिर्फ $50 मिलियन बचे हैं। और भाई मैं आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहूँगा कि ये जैसे बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, हमारे इंडिया की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मदद भेजी गई है। बताया जाता है कि लगभग इंडिया ने 3.5 बिलियन, तो जैसे क्रेडिट ऑफ लाइन, मतलब आप 3.5 मिलियन के से मतलब $3.5 बिलियन तक का सामान इंडिया से खरीद सकते हो। ये क्रेडिट ऑफ लाइन के रूप में दिया गया है श्रीलंका को, आप यहाँ से खरीद। हाँ, फ्यूचर में भाई इंडिया को बहुत सारी मदद करनी पड़ेगी श्रीलंका की, क्योंकि यदि ये कोलैप्स कर गया और IMF भी भाई अटका हुआ है, अभी तक इन्होंने कुछ मतलब सोल्यूशन नहीं निकाला इस चीज़ का। और जैसे अमेरिका की तरफ से और जैसे इंटरनेशनल फर्म की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये तो एक डोमिनो है, मतलब पहला एक ऐसा देश है जो अभी कोलैप्स करा है। अभी तो पता नहीं रसिया और यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है इसकी वजह से और जो कोरोना आया था इसकी वजह से कितने देश कोलैप्स करने वाले हैं, ये इनके द्वारा बताया गया है। हालांकि जैसे भाई इनके द्वारा ये जो कोलैप्स करने की जो घटना है ये यही है क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध ही है, क्योंकि पहले तो कोरोना आया था। कोरोना में इन्होंने भाई कुछ हद तक संभाला देश को, भाई कुछ हद तक, जैसे हाँ इतना था कि टूरिज्म था लेकिन थोड़ा मोड़ा आ रहा था और उस चीज़ से चल रहे थे। आपको बता दूं मैं कि जो श्रीलंका है उसमें टूरिज्म जो मेनली आता है वो इससे ही आता है, जैसे नॉर्थ साइड से, जहाँ पर बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ती है। तो जहाँ पर जैसे भाई सर्दियों में तो उस टाइम पर भाई वहाँ पर पहुँच जाता है लगभग माइनस में टेम्परेचर। लेकिन अपने जैसे आप देख पाओगे कि इंडिया के जैसे इतने निचले वाले स्तर पे जाओगे, साउथ साइड में जाओगे और श्रीलंका साइड में जाओगे तो वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है लगभग। भाई सर्दियों में भी ये 10 डिग्री के आसपास का सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो जो वहाँ के जो सर्बिया वाले साइड के, जैसे रसिया के साइड के सर्बिया और पूरे रसिया मॉस्को साइड के, यूक्रेन में से और बहुत सारे कंट्रीज जो मेनली नॉर्थ साइड के ही हैं, जो फिलहाल अभी युद्ध में बिजी हैं, यूरोप साइड के, वो सभी उनके नागरिक ही यहाँ पर घूमने के लिए आते थे। और जैसे श्रीलंका का जैसे टूरिज्म सेक्टर्स बोला जाता है कि लगभग 20 से 30% इनकी जीडीपी में ग्रोथ रेट दर्शाता था, जीडीपी में हिस्सेदारी थी। लेकिन यही हुआ कि भाई अब कुछ तो कोरोना की वजह से नहीं आए थे 2 साल तो, और फिर कोरोना ख़त्म हुआ नहीं कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हो गया। और जो रसिया जैसे चाहे ये हमारा जो श्रीलंका था, ये श्रीलंका जितना भी जैसे ये इनको जैसे मदद पहुँचाता था, एक तरीके से इनका जो एक्सपोर्ट होता था ना, जितना भी सामान, वो मेनली इन्हीं देशों में होते थे। जैसे चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री बोला जाता है श्रीलंका, तो ये जितना भी एक्सपोर्ट करते थे ना तो मेनली इन्हीं देशों में करते थे। लेकिन भाई यहाँ पर युद्ध चल रहा है तो वहाँ पर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह कुछ चल नहीं रहा है, तो इस वजह से भी भाई इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म। और दूसरा भाई तेल के प्राइस इतने बढ़ चुके हैं और भाई यहाँ पर भूखमरी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो सब कुछ बढ़ेगा, और सब कुछ बढ़ने की वजह से लोगों की आमदनी तो है नहीं और भूख बढ़ती जा रही, मतलब एक तरीके से आमदनी है नहीं, खर्चा बढ़ता जा रहा है। इस वजह से लोग बाग प्रोटेस्ट करना नॉर्मल सी बात है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये देखा गया है कि भाई जैसे गवर्नमेंट ने शुरुआत में क्या किया था कि 1 अप्रैल को इमरजेंसी लगा दी थी यहाँ पर, और जब 1 अप्रैल को इमरजेंसी लगाई थी तो जैसे अमेरिका जैसे फिल्म में, यूरोप जैसे कंट्रीज़ ने क्या कहा था कि भाई आप क्यों मतलब इमरजेंसी क्यों लगा रहे हो, लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने दो।
तो भाई जैसे कि आपको पता है कि भाई IMF और वर्ल्ड बैंक जो भी है ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो श्रीलंका ने सोचा था कि भाई IMF से कुछ मदद मिलेगी, इस वजह से उन्होंने इमरजेंसी हटा दी थी उन देशों को दबाव में। लेकिन यहाँ पर जो यूरोप का और जो अमेरिका का है, ये एक तरीके से बोला जाता है ना, दोगलापन देखने को मिला। दोगलापन कैसे? क्योंकि आपको कुछ दिन पहले पता होगा कि जैसे जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा है, उनकी जैसे सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले जब वहाँ के जो ट्रक ड्राइवर्स थे उनके ऊपर जैसे ये लगाया था कि भाई कंपलसरी है वैक्सीन्स लगवाना और वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवाना। तो वहाँ पर लोगों ने, जैसे ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी थी और USA और जो कनाडा का जितना भी रोड है उसको ब्लॉक कर लिया था। तो उस टाइम पर उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। उस टाइम पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब जैसे भाई इतने मतलब बदहत्तर मतलब इतना ख़राब सिचुएशन जब श्रीलंका में चल रही है, तो इस टाइम पर यदि ये इमरजेंसी लगा रहे हैं तो ये सभी देश बोल पड़े हैं। तो उस टाइम पर नहीं बोले थे। और दूसरा कि अभी ये 9 मई को और इमरजेंसी लगा दी गई है, 7 मई को लगाई गई है, सॉरी 7 मई से इमरजेंसी लगा दी गई है। और मेन जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। और इसके साथ जैसे ये वहाँ के जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है वो भी बोल रहे हैं कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तो दोस्तों एक देश के लिए कितनी बुरी सिचुएशन हो जाती है ये, कि भाई जहाँ पे जो देश को संभालने वाले थे, जैसे मंत्री वगैरह तो दे रहे हैं इस्तीफ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन सेंट्रल बैंक के यदि गवर्नर भी इस्तीफ़ा दे देते हैं तो वहाँ पर आप सोच सकते हो कि एक देश किस हाल में चला जाएगा। बोला जा रहा है कि श्रीलंका आने वाले कुछ दिनों में सिविल वार की तरफ चला जाएगा। हालांकि ये सिविल वार एक अलग ही टाइप का होगा जिसमें पूरा देश सरकार के खिलाफ लड़ रहा होगा। सरकार कौन सी सरकार? जो जैसे एक परिवार जो सरकार को चला रहा था, जिसमें अपोजिशन भी वही था और पार्टी वाले भी वही थे। देश मतलब अपोजिशन में वही थे और सभी वही थे, और करप्शन भी बड़े लेवल पर होता था। और अभी ये रिपोर्ट ना और निकल के आई थी कि भाई जैसे नॉर्मल जैसे चाइना का प्रोपोगंडा चलता है ना, उसी टाइप से वहाँ पर प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा था कि भाई श्रीलंका के जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं ना, जिन्होंने करप्शन किया था, वो इंडिया में भाग भाग करके जा रहे हैं। इंडिया उनको यहाँ पर सेफ्टी दे रहा है, इंडिया ले जा करके। तो अभी हमारी जो हाई कमीशन है जो श्रीलंका में है, उन्होंने भाई रिसेंटली वहाँ पर मैसेज सेंड किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जैसे वहाँ पर कोई शरण नहीं दे रहे, ये आपके यहाँ पर रुके हुए नेवल बेस वगैरह पर जहाँ पर भी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर तुरंत उत्तर दिया गया क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा हो सकता था जिससे श्रीलंका के लोगों में भारत के प्रति भी भाई एक क्रोध, और जैसे बोला जाता है ना कि इस टाइम पर यदि क्रोध की भावना जाग जाती तो वहाँ से चाइना इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकता था। लेकिन हाँ, इस टाइम पर भाई हमारा इंडिया ये चीज़ ज़रूर कर सकता है कि पूरे जैसे आसपास के जितने भी देश हैं, जैसे नेपाल भी अभी कोलैप्स होने की कगार पर ही है। वो कोलैप्स तो नहीं होगा इतना तो पता है, लेकिन हाँ उस सिचुएशन हो चुका है कि इन्होंने जैसे अपने एक्सपोर्ट जितने थे वो चल रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट इन्होंने बहुत कम कर दिए हैं, जिससे इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कुछ हद तक संरक्षित रह सके। और दूसरा, पाकिस्तान भी कोलैप्स होने की कगार पर है, उसको भी IMF की तरफ से बेल आउट पैकेज मिलने वाला है $6 बिलियन का। तो आप देख सकते हो कि हमारे आसपास के एरिया में, जैसे भाई म्यांमार में भी वहाँ पर अनस्टेबिलिटी चल रही है, तो हमारे आसपास के जितने भी देश हैं वहाँ पर अनस्टेबिलिटी किस हद तक चली हुई है। वो जो मोस्टली देश हैं, जैसे भाई नेपाल भी एक बार चाइना के जाल में फंसने वाला था। दूसरा, पाकिस्तान तो ऑलरेडी वह चाइना के चिपलगू है, बोला जाता है पिछलगू है, वहाँ से चलता रहता है। और श्रीलंका ने भी इतना डेप्थ ले रखा था उनसे। और तो यहाँ से अपना इंडिया ये समझा सकता है कि भाई जो चाइना की डेप्थ ट्रैप जो पॉलिसी है वो किस हद तक बेकार है, किसी देश को किस तरीके से बर्बाद कर सकती है। इस तरीके का जैसे प्रोपोगंडा तो नहीं, लेकिन हम ये दर्शा सकते हैं कि भाई जो चाइना है वो किस टाइप का गेल खेल रहा है पूरी दुनिया के साथ, कि दुनिया को कैसे भाई लोन के जासूल में फंसा करके और अपना काम निकलवा रहा है। तो इस तरीके का जैसे हमें भी बता सकता है, क्योंकि अभी इन्होंने जो चाइना ने अभी क्या किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास एक देश है, छोटा सा देश सोलेमन आइलैंड, जो पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, तो उसके साथ भी सिक्योरिटी पैक्ट अभी वो साइन किया है। तो चाइना क्या कर रहा है कि छोटे छोटे देश है ना जहाँ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, तो जैसे हमारे यहाँ पर मलेशिया है, और जैसे मलेशिया वगैरह है यहाँ से भी, और दूसरा जैसे हमारे इंडियन ओशन में देश है, नाम भूल गया मैं, वहाँ से भी जैसे श्रीलंका के पास ही है वो देश, उससे भी सिक्योरिटी पैक्ट वो जैसे लोन देने की कोशिश कर रहा था, तो लेकिन ये हो नहीं पाया वहाँ पर। तो यही चल रहा है। और श्रीलंका मतलब ये जो चाइना है ये करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हाँ इंडिया की ये सॉफ्ट पावर है ये बहुत काम आ रही है। आज के दिन जो इंडिया की छवि उभर के आ रही है ये आ रही है। और बताया जाता है कि इंडिया यदि $10 बिलियन की यदि मदद कर दे श्रीलंका की, तो इसमें ये देश दोबारा से खड़ा हो सकता है। और यहाँ पर जैसे नए प्रधानमंत्री वगैरह जो भी बन के आएंगे, तो वो हो सकता है कि इंडिया प्रो हो, मतलब इंडिया के पक्ष में रहें ज़्यादातर, ना कि चाइना के पक्ष में जाए। इसी के साथ दोस्तों आपकी राय क्या है कि भाई श्रीलंका में जो कोलैप्स हुआ है ये क्या कारण है? और ये भी कारण बताया जाता है कि भाई श्रीलंका में जो कोलैप्स हुआ है इसका कारण ये भी है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी फ्री सुविधाएं दी थी लोगों को, मतलब कुछ काम करना ही नहीं पड़ा, इस टाइप की फ्री सुविधाएं भी देने लग गई थी गवर्नमेंट चुनाव जीतने के लिए।
तो आप देख सकते हो कि ये फ्री की चीज़ें किस हद तक लोगों को मार देती हैं। उनकी कैपेसिटी होती है ना, काम करने की क्षमता होती है, उनको कैसे ख़त्म कर सकती है। जैसे यूएसएसआर में भी टूटा था और चाइना भी यूएसएसआर भी टूटा था, और बताया जाता है कि 2050 और 2070 तक चाइना भी इसी तरीके से खिंड जाएगा, टूट जाएगा। और टूटने का कारण भी यही रहेगा कि वहाँ पर जिन लोगों की कैपेसिटी को काम में नहीं लिया जाता, वहाँ पर फोर्सफुली मतलब एक तरीके से फोर्सफुली गवर्नमेंट जो बोलती है वही काम करवाया जाता है उनसे। वो चाहे उसमें स्किल्स हो नहीं हो, उनको जैसे कुछ दिन काम करवाएंगे वो इसमें भी स्किल्स हो जाएंगे, जब वहीं करवाएंगे, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं करवाया जाता। इसी के साथ दोस्तों आपकी राय क्या है इस क्राइसिस को लेकर के, और आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।